देखिए, किसी भी समाज में काम का बंटवारा तो होता ही है। इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन कहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये बंटवारा काम का ना होके काम करने वालों का ही हो जाए। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जाति प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। सुनने में ये बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना, लेकिन यही छोटा सा फर्क पूरी की पूरी तस्वीर बदल देता है। चलिए इसे समझते हैं। तो इन विचारों के पीछे कौन है? ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक कानून के जानकार या अर्थशास्त्री नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और यही खूबी उन्हें समाज की नब्ज पकड़ने और उसकी दिक्कतों पर इतनी गहराई से सोचने की ताकत देती थी। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय के संघर्ष को ही समर्पित रहा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डॉक्टर अंबेडकर का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर जाति प्रथा के पक्ष में जो एक आम तर्क दिया जाता है उसे समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस तर्क में असल खामी क्या है, इससे समाज को असल में नुकसान क्या क्या होता है, और आखिर में एक बेहतर समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर का विजन क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार आए कहाँ से? देखिए, उन्होंने बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जैसे महान विचारकों से बहुत प्रेरणा ली, और इन्हीं प्रेरणाओं ने उन्हें सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर लड़ने की एक मजबूत नींव दी। अगर हम उनके जीवन को देखें तो ये सफर वाकई में असाधारण था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में जन्म लेने से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने, और फिर भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल देने तक, उनका जीवन संघर्ष और कामयाबी की एक मिसाल है। चलिए अब उस आम तर्क पर आते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने चुनौती दी। अक्सर कहा जाता है कि जाति प्रथा और कुछ नहीं बल्कि काम को बांटने का एक तरीका है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक ऐसा तर्क है जो इस पूरे सिस्टम को एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी चीज की तरह दिखाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये बात इतनी सीधी है? क्या जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा है, या फिर इसमें कोई ऐसा पेच है जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देता? चलिए पता लगाते हैं। और बस यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण पूरी बहस का रुख मोड़ देता है। उन्होंने एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी डिटेल की तरफ हमारा ध्यान खींचा। कहते हैं ना, असली कहानी तो बारीकियों में ही छिपी होती है। तो ये है वो सबसे बड़ा फर्क। समझिए, एक होता है श्रम विभाजन और दूसरा है श्रमिकों का विभाजन। देखिए, किसी भी समाज में काम का बंटवारा तो जरूरी है, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन जाति प्रथा सिर्फ काम को नहीं बांटती, वो काम करने वालों को ही बांट देती है। ये लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच की सीढ़ियों में बांध देती है, जो कि बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। तो फिर इस श्रमिकों के विभाजन का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो इंसान की काबिलियत या उसकी पसंद को कोई अहमियत नहीं देता। ये जन्म से ही तय कर देता है कि कोई क्या काम करेगा और उसे अपनी पूरी जिंदगी उसी में बंधे रहने के लिए मजबूर कर देता है। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खामी है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में इसका क्या असर होता है? क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी बहस तो है नहीं। श्रमिकों के विभाजन के समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरे और नुकसानदेह असर पड़ते हैं। इस व्यवस्था के नुकसान बहुत गहरे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये लोगों से अपना पेशा चुनने की आज़ादी ही छीन लेती है। फिर ये बेरोजगारी को जन्म देती है, क्योंकि मान लीजिए किसी का पुश्तैनी काम अब चलन में नहीं रहा तो वो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता। और सोचिए, ये इंसान की अपनी रुचि और काम करने के जुनून को ही मार देती है, जिसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और ये बात इस सिस्टम की क्रूरता को दिखाती है। मतलब ये सिस्टम किसी इंसान को वो काम नहीं करने देगा जिसमें वो माहिर है, भले ही इसकी वजह से उसे भूखा क्यों न मरना पड़े। पर डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ समस्याएं गिनाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि एक बेहतर समाज का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो इन सभी बुराइयों से आजाद हो। उनके आइडियल समाज की नींव 3 पिलर्स पर खड़ी थी: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता मतलब अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी, समता मतलब कानून और समाज की नजर में हर कोई बराबर हो, और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है भ्रातृत्व, यानी भाईचारे की भावना। उनके लिए ना लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना या वोट डालना नहीं था,
जैसा कि वो खुद कहते हैं, लोकतंत्र असल में साथ मिलकर जीने का एक तरीका है। ये एक दूसरे के लिए इज्जत और सम्मान की भावना पर टिका होता है। तो देखा, उनके लिए सामाजिक लोकतंत्र की जान, उसकी आत्मा भाईचारे में बसती थी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता बस खोखले शब्द बनकर रह जाते हैं। यही वो भावना है जो एक समाज को सही मायनों में एक करती है। भाईचारे को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए, जहां दोनों ऐसे घुल मिल जाएं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो। एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव ना हो और सब एक हो। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कोई भी समाज ये कैसे पक्का कर सकता है कि वो सिर्फ काम को बांट रहा है, काम करने वालों को नहीं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर अंबेडकर के समय में था। कभी सोचा है कि समाज की जो बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ होती हैं, वो कभी कभी किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में छिपी होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी विष के दांत को समझने वाले हैं, और हम देखेंगे कि कैसे एक नई चमचमाती कार या बच्चों का एक मामूली सा खेल हमारे समाज के गहरे दोहरेपन और वर्ग संघर्ष की एक बड़ी कहानी कह जाता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नई काली चमचमाती स्ट्रीमर इंड कार से। अब ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये तो सेन साहब के परिवार की हैसियत, उनकी शान का एक चलता फिरता प्रतीक है। पर अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीजें बाहर से जितनी ज्यादा चमकती हैं, उनके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी होती है। तो सवाल यही है कि इस चमक दमक के पीछे आखिर है क्या? तो चलिए सबसे पहले सेन साहब की दुनिया में झांककर देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर ऊपर से तो एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन असल में उसकी पूरी नींव ही दिखावे पर टिकी हुई है। तो इस दुनिया में है कौन कौन? सबसे पहले तो हैं घर के मुखिया सेन साहब, जिनके लिए अपना रुतबा ही सब कुछ है। फिर है उनकी पत्नी मिसेस सेन। उनकी 5 बेटियां हैं जो इतनी शांत और आज्ञाकारी हैं कि कहानी में उन्हें कठपुतलियां कहा गया है। और फिर इन सब के बीच है खोखा, सबसे छोटा और इकलौता बेटा, घर का वारिस, जिसे हर नियम तोड़ने की पूरी पूरी छूट मिली हुई है। और हाँ, कहानी का एक और बड़ा अहम किरदार है ये कार, जिसकी कीमत है 7,500 रुपए। अब जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये कीमत ही सेन परिवार की अमीरी का ढिंडोरा पीट रही थी। और इस कार को लेकर नियम, अरे इतने सख्त कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए थी। यहीं पर कहानी का पहला इशारा मिलता है कि इस घर में बेजान चीजों की कीमत इंसानों से, खासकर घर की बेटियों और नौकरों से कहीं ज्यादा थी। चलिए अब जरा इस परिवार के उस दोहरेपन की बात करते हैं जो बेटे और बेटियों के लिए बनाए गए नियमों में साफ साफ नजर आता है। ये फर्क देखिए, एक तरफ बेटियों से उम्मीद की जाती है कि वो तमीजदार, शांत, कठपुतलियों की तरह रहें, कोई गलती ना करें, कोई शरारत ना करें। और दूसरी तरफ है बेटा खोखा, जो हर नियम से परे है। उसे घर की हर चीज तोड़ने फोड़ने की आजादी है। और क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप को लगता है कि उसकी ये तोड़ फोड़ तो उसके भविष्य का इंजीनियर या जीनियस होने का सबूत है। सेन साहब खुद बड़े गर्व से कहते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बस ये एक लाइन खोखा की हर बदमाशी, हर गलती पर पर्दा डाल देती है। ये एक वाक्य उस जमाने की पूरी सोच को दिखाता है, जहाँ बेटे के भविष्य के सपनों के आगे उसकी हर बुरी आदत को सही ठहरा दिया जाता था। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव की शुरुआत होती है, जब 2 अलग अलग दुनियाएं, 2 अलग अलग सामाजिक वर्ग के लड़के मदन और खोखा आमने सामने आ जाते हैं। ये टकराव 2 घटनाओं के बाद और बढ़ जाता है। पहली घटना में जब मदन सिर्फ उस चमचमाती कार को छूने की कोशिश करता है तो उसे जोर से धक्का दे दिया जाता है। दूसरी घटना तब होती है जब खोखा अपनी अमीरी के रौब में गली के बच्चों से उनका लट्टू छीनकर खेलना चाहता है, पर इस बार मदन उसके सामने खड़ा हो जाता है और साफ मना कर देता है। तो यहाँ पर असल में 2 दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है मदन, फैक्ट्री के मामूली क्लर्क का बेटा, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन स्वाभिमान है। और दूसरी तरफ है खोखा, फैक्ट्री के मालिक का बेटा, जो पूरी तरह से अमीरी और घमंड में डूबा हुआ है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जहां हमें इस कहानी के शीर्षक विष के दांत का असली मतलब समझ में आता है। दोनों बच्चों के बीच का ये तनाव
अब सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहता, ये एक असली लड़ाई में बदल जाता है। और उसी हाथापाई में मदन खोका को एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। ये सिर्फ एक बच्चों की लड़ाई नहीं थी, ये तो सालों से दबे हुए गुस्से और रोज रोज के अपमान का एक जबरदस्त जवाब था। तो यही है विष के दांत। खोका के ये जो टूटे हुए दांत हैं, ये सिर्फ दांत नहीं है, ये उसके घमंड के, उसके ऊंच नीच के भेदभाव वाले जहरीले दांत हैं, जिन्हें मदन ने अपने एक ही वार में तोड़ कर रख दिया। ये एक तरह से कमजोर की ताकतवर पर एक सांकेतिक जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस घटना का जो असर मदन के पिता गिरधर पर होता है, वो इस कहानी को और भी यादगार बना देता है। मदन डरा सहमा घर लौटता है। उसे पता है कि उसने मालिक के बेटे पर हाथ उठाया है। उसे पूरा यकीन है कि आज उसके पिता उसे बहुत मारेंगे। उसके मन में सजा का डर बैठा हुआ है। लेकिन होता है कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गिरधर, जिसे सेन साहब नौकरी से निकाल चुके हैं, वो अपने बेटे को सजा देने के बजाय उसे गले से लगा लेता है और गर्व से कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और दूसरे तूने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। क्या शानदार पल है ये। गिरधर में आया ये बदलाव गौर करने लायक है। जैसे ही उसकी नौकरी जाती है, उसका डर भी चला जाता है और उस डर की जगह ले लेता है गर्व। वो समझ जाता है कि उसके बेटे ने अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया वो बिल्कुल सही था। उसे एहसास होता है कि असली दौलत नौकरी नहीं बल्कि स्वाभिमान है, जो आज उसके बेटे ने कमाया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्वाभिमान क्या है? क्या चुपचाप जुल्म सहना स्वाभिमान है, या अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो? विष के दांत हमें यही सिखाती है कि जब अन्याय और घमंड के जहरीले दांत हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो उन्हें तोड़ देना ही असली स्वाभिमान है। और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे विद्रोह ही समाज में एक बड़े बदलाव की वजह बनते हैं। नमस्ते। आज हम एक ऐसी लिपि की कहानी में उतरने वाले हैं जिसे हम में से बहुत से लोग हर रोज देखते हैं, पर शायद ही इसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागरी लिपि की। और यकीन मानिए, इसकी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और घुमावदार है। तो ये है देवनागरी लिपि। हिंदी, मराठी, नेपाली जैसी कई भाषाएं इसी में लिखी जाती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके जो अक्षर हैं वो पिछले करीब 1000 साल से ज्यादा बदले नहीं हैं, लगभग वैसे के वैसे ही दिखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन जाने पहचाने अक्षरों की असली कहानी क्या है? इनकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? चलिए एक जासूस की तरह इस पड़ताल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत उत्तर भारत में नहीं होती, जहां हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। नहीं, इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। और यह है कहानी का सबसे चौंकाने वाला तथ्य। नागरी लिपि के सबसे शुरुआती और पक्के सबूत उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में मिलते हैं। जी हां, इसकी शुरुआत दक्षिण से हुई थी। असल में दक्षिण में इस लिपि का अपना एक लोकल नाम भी था, नंदी नागरी। लेकिन थी ये वही नागरी लिपि। शिलाहार, राष्ट्रकूट और विजयनगर जैसे बड़े बड़े राजवंशों ने अपने शिलालेखों में इसी लिपि का इस्तेमाल किया। और इसके सबूत भी काफी ठोस हैं। 8वीं सदी से ही राष्ट्रकूट राजाओं के समय के लेख मिलने लगते हैं। 9वीं सदी में तो महान राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने खुद इस लिपि का इस्तेमाल किया। और 11वीं सदी आते आते तो ये लिपि पूरे दक्षिण में फैल चुकी थी। तो पहला बड़ा सुराग हमें यही मिलता है। नागरी की जड़ें दक्षिण भारत में बहुत गहरी थीं। तो सवाल ये है कि ये लिपि दक्षिण से उत्तर तक पहुंची कैसे? चलिए इसके सफर के नक्शे को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पूरे भारत में फैल गई। अब देखिए, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार जैसे ताकतवर शासकों ने इसे अपनाया। महान शासक मिहिर भोज के शिलालेखों में भी हमें नागरी लिपि मिलती है। ये लिपि कन्नौज से लेकर काठियावाड़ और यहाँ तक कि बंगाल तक के शासकों के बीच इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इसका सबसे हैरान कर देने वाला सबूत उन शासकों से मिलता है जिनसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, महमूद गजनवी, जिसने 1028 ईस्वी के आसपास सिक्के जारी करवाए, उसके सिक्कों के एक तरफ अरबी लिखावट थी तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में संस्कृत के शब्द खुदे हुए थे। ये इस बात का सबूत है कि उस समय ये लिपि कितनी आम और कितनी जरूरी हो चुकी थी।
और ये सिलसिला यही नहीं रुका। बहुत बाद में मुगल सम्राट अकबर ने भी ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राम सिया की तस्वीर थी और नागरी लिपि में वही शब्द लिखे हुए थे। इससे पता चलता है कि नागरी अब सिर्फ एक इलाके की लिपि नहीं रही, बल्कि एक ऐसी संपर्क लिपि बन चुकी थी जिसे हर धर्म और सत्ता के लोग अपना रहे थे। अच्छा, हमने लिपि के सफर को तो देख लिया, लेकिन इसके नाम का क्या? ये नागरी शब्द का मतलब क्या है और ये आया कहां से? ये हमारी जांच का अगला बड़ा सवाल है। भाई सब कुछ ठीक है, पर इस लिपि को नागरी ही क्यों कहा गया? इसके पीछे क्या कहानी है? इस पर ना विद्वानों के बीच कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये नगर यानी शहर की लिपि थी, हो सकता है पाटलिपुत्र जैसे किसी बड़े नगर की। एक और थ्योरी इसे गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ती है। और जो सबसे मशहूर थ्योरी है वो ये कि क्योंकि ये काशी यानी देवनगर में बहुत चलती थी, इसीलिए इसे देवनागरी कहा जाने लगा। तो चलिए इन सभी ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये लिपि उस रूप तक कैसे पहुंची जिसे हम आज पहचानते हैं। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है नागरी की असली पहचान, वो एक चीज जो इसे बाकी लिपियों से एकदम अलग करती है। देखिए, इसकी पुरानी लिपियों जैसे ब्राह्मी या सिद्धम में अक्षरों के सिर पर छोटे तिकोने निशान होते थे, लेकिन नागरी लिपि की सबसे बड़ी पहचान है उसके अक्षरों के ऊपर खिंची ये सीधी लंबी लकीर। जी हाँ, यही वो सीधी रेखा है जिसे शिरोरेखा कहते हैं, जो नागरी लिपि को उसका अनोखा और पहचानने वाला रूप देती है। ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये इस लिपि के विकास का एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस स्थिर रूप और काशी यानी देवनगर से इसके गहरे जुड़ाव के कारण नागरी लिपि आखिरकार देवनागरी के नाम से मशहूर हो गई, यानी देवताओं के शहर की लिपि। तो ये है नागरी की पूरी कहानी। एक लिपि जिसका जन्म दक्षिण में हुआ, जो उत्तर की तरफ फैली, जिसे हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक ने अपनाया और जो बदलते बदलते आज हमारे लिखने पढ़ने का एक जरूरी हिस्सा बन गई। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जिन अक्षरों का हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कितनी और अनकही कहानियां छिपी हो सकती हैं। शायद अगली बार जब हम कुछ लिखें तो उन लकीरों में छिपे हुए इस लंबे सफर को भी याद करें।